दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पढ़ लिया है तो उसके बाद भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और नोट्स बनाते जाना साइड बाय साइड सो दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू रिवाइज बिफोर योर एग्जाम। अगर नहीं भी पढ़ा है और एग्जाम के पहले बहुत कम टाइम है देन ऑल्सो जस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले। तो एटलीस्ट इफ एनीथिंग इज आस्क्ड अराउंड दीज क्वेश्चंस तो वो आप सही करके आ सकते हो। तो एंड तक देखना, नोट्स बनाते जाना और जो सेक्शन डिस्कस हुए हैं एक बार उनको जाकर बैरेक से रीड जरूर कर लेना। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट shall be considered as domestic award, foreign award, general award, international award। तो अगर arbitration and conciliation act पढ़ा है तो देखा होगा कि act is divided into two parts, part 1 and part 2। जो हमारा part 1 है वो बात करता है डोमेस्टिक अवार्ड्स के बारे में और जो part 2 है वो डिस्कस करता है हमारा फॉरेन अवार्ड्स, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये। तो बेसिक्स अगर आपको पता है आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट का तो इजी होगा आंसर करना। द आंसर शुड बी ए डोमेस्टिक अवार्ड। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट states that an arbitral award made under this part का मतलब क्या है, part 1 shall be considered a domestic award। तो वेरी इजी। अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है कि पार्ट 2 किससे डील करता है, पार्ट 2 काइंड के अवार्ड्स कौन से होते हैं, तो द आंसर विल बी फॉरेन अवार्ड्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैटर्स गवर्न्ड बाय पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 a judicial authority can intervene generally. A judicial authority shall not intervene under any circumstances. Option C, a judicial authority cannot intervene except where so provided in this act. And D is neither A nor C. तो अगर आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट पढ़ा है आपने तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जुडिशियल इंटरवेंशन कितना हो सकता है। तो दिस एक्ट हैज दिस इंपॉर्टेंट पर्पस कि इंटरवेंशन जो है जुडिशरी का सिर्फ लिमिटेड हो। हर जगह जाके अगर जुडिशरी इंटरवीन ही कर रहा है तो देन ब्रिंगिंग दिस एक्ट इनटू एक्शन कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट इज कि हम कोर्ट से दूर ले जा सके कुछ डिस्प्यूट्स जो कि आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन से रिजॉल्व हो सकते हैं। अब अगर उन प्रोसीडिंग्स में भी कोर्ट बार बार इंटरफेयर करता है तो एसेंशियली जिस पर्पस से ये एक्ट लाए हैं हम कि कोर्ट का ऑल्टरनेटिव हो, वही पर्पस फेल हो जाएगा। तो क्या बोलता है सेक्शन 5, द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक जुडिशरी इंटरवीन कर सकता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन मैटर्स गवर्न्ड बाय दिस पार्ट, नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पार्ट 1। तो सिंपल होता है, आंसर हो जाएगा सी। रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि the essential, the main purpose of bringing this act is to provide an alternative to judiciary। So judiciary हर जगह नहीं इंटरफेयर कर सकता। कहाँ कहाँ इंटरफेयर कर सकता है, सेक्शन 9 के अंडर इंटरफेयर कर सकता है, सेक्शन 11 के अंडर इंटरफेयर कर सकता है। जुडिशरी कैन कम इनटू पिक्चर व्हाइल अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। अगर पार्टीज खुद से अपॉइंट नहीं कर पा रही है तो इन दैट केस यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लीज अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर फॉर अस। ऑल्सो अगर आपको इंटरिम मेजर्स इश्यू करवाने हैं कोर्ट के थ्रू, लेट्स से आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की या आप करने वाले हो, आपके अग्रीमेंट में यू हैव रिटन दैट कोई भी डिस्प्यूट होगा वी विल रेफर टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो वहां पर आर्बिट्रेटर जब तक आप अपॉइंट करोगे या फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो खत्म होंगी तब तक हो सकता है द मोटिव ऑफ दैट डिस्प्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड। तो इन सच केसेस where the arbitrator has not been appointed, arbitration proceeding शुरू नहीं हुई है या फिर arbitral award आ गया है however वो execute नहीं हुआ है, इन सारे circumstances में you can go to the judiciary requesting कि please इस duration के लिए हमें interim award दीजिए, एक interim measure दे दीजिए so that जब तक ये award हमें execute होगा तब तक we can actually have this exact
पर्पस, जो पर्पस है डिस्प्यूट का वो रिजॉल्व हो सके, वरना हो सकता है इतना डिले हो जाए कि एंड में देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन फॉर दिस डिस्प्यूट. सो अंडरस्टूड कोर्ट सर्टेन मैटर्स में यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, हाउएवर हर चीज में कोर्ट का इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस, कब प्रोसीडिंग शुरू होती है? तो ऑप्शन ए है ऑन द डे on which a request for dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. जब डिस्प्यूट के लिए आपने सामने वाली पार्टी को इंटीमेट किया है, उसको बताया है दैट आई एम गोइंग टू प्रोसीड एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, तो उस दिन, या फिर ऑन द डेट व्हेन द रिस्पोंडेंट गिव्स कंसेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. आपके एंड से एक डिस्प्यूट है, आपने रिस्पोंडेंट को बोला आई वांट दिस डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन, ये हमारे अग्रीमेंट में है एंड आई एम गोइंग टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर. तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो कहना चाहता है वो ये बोल रहा है कि जब ये रिस्पोंडेंट जो है, जब ये अग्री कर जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट, तब स्टार्ट होती है. तीसरा, ऑन द डेट व्हेन द आर्बिट्रेटर इश्यूज नोटिस टू द पार्टीज. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑन द डेट व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड रिटर्न सबमिशन ऑफ डिफेंस इज मेड. वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिमिलर टू एनी अदर स्टैट्यूट, कि जैसे ही डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट रेज होती है फॉर द प्रोसीडिंग्स, उसी दिन ये शुरू हो जाती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, उसी दिन से काउंट हो जाता है दैट द प्रोसीडिंग्स हैव बिगन. सो द डे ऑन विच द रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्टीज और हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीज देयर आर, उसी दिन शुरू हो जाती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. सो इसका आंसर होना चाहिए ए. Section 21 of the Act deals with commencement of arbitral proceeding. तो यहाँ पे जो भी सेक्शंस डिस्कस हो रहे हैं ना, उनको साइड बाय साइड लिखते जाना. किस फॉर्म में लिखोगे? एक लिस्ट बनाते जाना, सेक्शन 21 एंड इट सामने डैश लगा के कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. तो इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में नहीं हो, बट अराउंड दिस सेम सेक्शन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो अगर पढ़ ही रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा स्मार्टली स्टडी करो, ताकि इसके अराउंड भी अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो वो भी आंसर आपको आना चाहिए. Now let's read this. The section provides that the arbitral proceedings commence from the date the request to refer the dispute to arbitration has been received by the respondent, unless the parties themselves agree to a particular date. अब अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऊपर से भी पढ़ा है ना, तो इतना तो पता होगा कि आर्बिट्रेशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा लिबर्टी दी गई है टू द पार्टीज. यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है पार्टी ऑटोनॉमी, जो बहुत बार रिकरिंग चीज है, जो लैंडमार्क केसेस भी आए हैं आर्बिट्रेशन के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेशन इज पार्टी ऑटोनॉमी. इसका मतलब क्या है? दैट द पार्टीज हैव बीन गिवन अ वेरी वाइड राइट कि वो अपने हिसाब से प्रोसीडिंग कैसे होगी, कब शुरू होगी, कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कितना अमाउंट सबमिट किया जा सकता है, व्हाट इज द लिमिट फॉर आर्बिट्रेशन, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कौन हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, एक्सेट्रा. बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग पार्टीज हैव बीन गिवन द फ्रीडम कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पार्टी ऑटोनॉमी का. तो उसी को याद रखते हुए, अगर पार्टीज ने कुछ भी अग्रीमेंट में दूसरा लिखा है, if the parties have mentioned in the agreement itself that we will deem that the proceedings have started from the date on which the arbitrator has been appointed, अगर ये पार्टीज ने लिख दिया है अग्रीमेंट में, in that case डेफिनेटली किस दिन से स्टार्ट होगी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स? ऑन द डे ऑन विच द आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड. लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है अग्रीमेंट में, द अग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन द फैक्ट कि कब स्टार्ट होगी. इन दैट केस सेक्शन 21 आपको बता देता है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट होंगी ऑन द डे द रिक्वेस्ट फॉर सच आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the provisions of 1996 Act has to be interpreted being influenced by the principles underlying under the 1940 Act. This observation was laid down in which case? तो यहाँ पर हमें अगर थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड पता है, तो जो 1996 का एक्ट है, इससे पहले 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट भी था. उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि इससे पहले 1940 में
एक आर्बिट्रेशन एक्ट था इंडिया में विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द 1996 एक्ट, और फिर कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं 2019 में अंडर द सेम एक्ट। नाउ तो यहाँ पर जो मेजर प्रिंसिपल्स है, जो इन्फ्लुएंस है, ये 1996 का जो एक्ट है वो ड्रॉ करता है 1940 के स्टैट्यूट से। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, किस केस में बोला है? द आंसर इज ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मीम्स विजय खेतान AIR 1999 SC 2102, दिस केस। तो इसको याद रख लेना, यहाँ पर कुछ भी लॉजिक मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किस केस में बोला गया था। 1940 एक्ट के जो प्रिंसिपल्स है वो सिमिलर रहेंगे फॉर द 1996। कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, कहीं पर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ सर्टेन प्रोविजन, यू विल हैव टू लुक बैक एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल गिवन अंडर द 1940 एक्ट। तो वो किस केस में बोला था? ओलंपस के केस में। In this case, the Supreme Court observed that the provisions of Arbitration and Conciliation Act of 1996 should be interpreted being influenced by the principles underlying Arbitration Act of 1940, Olympus के act में. This means that the court should consider the principle and objectives of the old act while interpreting and applying the provisions of the new act. जो नया act आया है उसके जो भी provisions हैं, जो भी sections हैं, अगर उनको अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रिंसिपल्स कहां से समझो? 1914 के एक्ट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैलिडिटी ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स स्पेसिफाइड देयरइन, as the act does not suggest the requirement of the number of arbitrators for an arbitration agreement. ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है पहले क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन का मतलब है जो एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है उसकी वैलिडिटी डिसाइड नहीं होती है फ्रॉम द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स फिक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपने लेट्स से 7 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखा है या 5 रखा है या 3 रखा है, एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स दैट यू हैव डिसाइडेड, क्या उससे डिसाइड हो सकता है कि आपका अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? नहीं हो सकता। तो यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने इन अ केस। अब वो कौन सा केस था? दैट इज द क्वेश्चन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, एंड वी विल रीड ब्रीफली, यहीं पर कर लेंगे। In this case, the Supreme Court of India held that the validity of arbitration agreement does not depend on the number of arbitrators specified therein. The court emphasized that Arbitration Conciliation Act does not suggest a requirement for the number of arbitrators for an arbitration agreement to be valid. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पूरे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में जहां पे बताया गया हो कि वैलिडिटी डिसाइड होगी किसी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की विद रिगार्ड्स टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। हाउएवर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 10 ये जरूर बोलता है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आपने 2 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए, एक आपने अपॉइंट किया, एक दूसरी पार्टी ने अपॉइंट किया, तो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बिकम 2 विच इज एन इवन नंबर। अब मान लेते हैं डिस्प्यूट 6 महीने 12 महीने चला, उसके बाद एक आर्बिट्रेटर जो था वो कुछ और डिसीजन लेना चाहता है, दूसरा आर्बिट्रेटर जो था वो कुछ और डिसीजन लेना चाहता है। इन दिस केस डिस्पाइट 12 महीने तक वो प्रोसीडिंग्स चली है, आपका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे फिर एक डिस्प्यूट अराइज हो गया, डिस्प्यूट इन रिगार्ड्स टू द डिसीजन। तो इसीलिए जरूरी है कि मेजॉरिटी एस्टैब्लिश की जा सके, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स शुड बी ऑड इन नंबर। तो ये याद रखना, सेक्शन 10 में बोला है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया यहाँ पर कि अगर इवन नंबर होगा तो वैलिड ही नहीं होगा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सो एसेंशियली वैलिडिटी डिसाइड नहीं होती है इन रिगार्ड्स टू द नंबर ऑफ arbitrators that are there. An arbitrator is chosen and paid by the disputant, acts in accordance with privately chosen procedure so far as that is not repugnant to the public policy. None of the above is correct. Both A and B are correct. Now, सिंपल सी बात है कि अगर डिस्प्यूट आपका है, आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर रहे हो, तो पेमेंट भी कौन करेगा? आप ही करोगे। तो ये तो हो जाता है ऑप्शन ए सही। नाउ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद प्राइवेटली चोजन प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर आपने डिसाइड किया है इन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ योर डिस्प्यूट, वही प्रोसीजर फॉलो होगा। हाउएवर,
ये कुछ भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो आप कोई ऐसा अग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो कि आप एसेंशियली यू आर ब्रीचिंग द बेसिक पॉलिसी दैट इज फॉलोड इन इंडिया। हो सकता है वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, या कुछ भी ऐसा प्रोविजन आप डाल देते हो, लेट्स से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिख दिया कि whoever loses the dispute will have to commit the murder of Z. Now this goes against the public policy. तो यहाँ पे अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड भी कर रहे हो, जो प्रोसीजर भी डिसाइड कर रहे हो आप, वो प्रोसीजर शुड नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो ये भी सही है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। Option A states that arbitrator is chosen and paid by the disputant, which is generally true. जनरली ऐसा ही होता है, जिसका डिस्प्यूट है वो डिसाइड करेगा कौन पैसे दे रहा है या वो पैसे देगा। तो अग्रीमेंट में लिख लेते हैं ऑल द पार्टीज 50-50 दैट 50% ऑफ द डिस्प्यूट अमाउंट और 50% ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फीस यू विल पे, 50% आई विल पे। तो जनरली क्या होता है, जिसने भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की है वही पे करता है आर्बिट्रेटर को। Parties involved in an arbitration typically have the autonomy to select their arbitrators and are responsible for compensating them for their services. Compensation तो भाई यही देगा ना जिसने dispute के लिए proceeding start किया है। तो essentially this is right. Now option B states that arbitrator acts in accordance with a privately chosen procedure. ये भी हमने डिस्कस किया, पार्टी ऑटोनॉमी प्रिंसिपल जो दिया गया है फॉर आर्बिट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो भी प्राइवेटली चोजन होता है, राइट। सो फार एज दैट इज नॉट रिपग्नेंट टू द पब्लिक पॉलिसी। लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर आप नहीं बना सकते हो कि वो पब्लिक पॉलिसी के ही अगेंस्ट जा रहा है। तो ये भी सही हो जाता है। दिस मीन्स दैट आर्बिट्रेटर फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। पार्टीज जो आपको रूल्स और प्रोसीजर्स बता रहे हैं वो तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर नॉट वायलेटिंग एनी पब्लिक पॉलिसी या कोई मैंडेटरी लीगल प्रोविजंस है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। अब ये क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही आप कोई ऐसा प्रोसीजर बना लेते हो। लेट्स से आप बोलते हो कि whoever will lose this dispute will essentially be not given the chance of being heard। उसके बाद उसको कोई अपील की चांस ही नहीं मिलेगी। उसके बाद और मे भी हो सकता है जब आपने अग्रीमेंट ही ड्राफ्ट किया तो आपने लिखा whoever is initiating the dispute, वो तो फाइल करेगा अपना स्टेटमेंट, बट कोई रिटर्न स्टेटमेंट की चांस ही नहीं दी जाएगी। देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग हर्ड, तो दिस गोज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो ये आप नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? An arbitral award can be inferred with if it is contrary to the substantive provisions of the act or against the terms of the contract. An arbitral award can be set aside if the arbitral tribunal has not followed the mandatory procedure prescribed under this act. An arbitral award can be set aside if it is contrary to the fundamental policies of Indian law or the interest of India or justice and morality. तो सेट असाइड करने के जो जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं या जितने भी ग्राउंड्स हैं वो दिए गए अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, एंड वहां पर ये ऑप्शन है, वहां पर दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। हाउएवर अगर कॉन्ट्ररी है सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट तो इन्फर उस तरीके से किया जाता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सेट असाइड किया जा सकता है किसी मैंडेटरी प्रोसीजर को ना फॉलो करने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो द आंसर इज सी, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं ना। सी। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 सेक्शन 34 प्रोवाइड करता है कुछ ग्राउंड्स जहां पर बताया गया है कि फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसके अगेंस्ट कोई भी अवार्ड आप दे रहे हो दैट इज एसेंशियली नॉट, दैट वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और यहाँ पे सेट असाइड किया जा सकता है। तो जितने भी ग्राउंड्स है, एक चीज याद रखना, आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, किसी भी कंडीशन में पढ़ रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी सेक्शन 34। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए हैं वेर इन यू कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड्स। ये ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो डू नॉट स्किप दिस, इसको जरूर पढ़ लेना एक बार व्हेन यू एंड दिस वीडियो, तभी तुरंत वेर एवर यू मेकिंग दी नोट्स साइड बाय साइड बेर एक्ट खोल के जरूर देख लेना और छोटे छोटे नोट्स बना लेना। आई थिंक 6 and 7 ग्राउंड्स आर गिवन देयर, इंक्लूडिंग पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। अगर फंडामेंटल जो हमारे रूल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के वो फॉलो नहीं हुए हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स। वन ऑफ द ग्राउंड्स इज कुछ बहुत मेजर एरर है तो भी चला जाता है, अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया जा रहा है तो भी ये ग्राउंड है। तो ऑल ऑफ दीज आर सम ग्राउंड्स दैट हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 34, वो देख लेना क्योंकि ये एक बहुत क्रिस्प लिस्ट है और इन ग्राउंड्स के अलावा किसी भी ग्राउंड पर आप एक आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बस ये जो 6-7 ग्राउंड्स दिए गए हैं यही हैं जिनको आपको माइंड में रखना है वाइल अटेम्प्टिंग एनी आंसर टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसीलिए सेक्शन 34 becomes very essential and do read this before your exam. Now, option A is correct. We've seen that. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एनी टाइम आफ्टर मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड। ये बात चल रही है इंटरिम मेजर्स की। इतना तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियसली ओनली कि बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स या तो शुरू ही नहीं हुई हैं या चल रही हैं बट अवार्ड नहीं है, या अवार्ड आ गया बट एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। In accordance with the sections of in accordance with section 36 apply to a court for an interim measure। आ गया यहाँ पे for the protection in respect of किन grounds पर लिया जा सकता है एक interim measure, ये वो grounds दिए गए हैं। The preservation, interim custody or sale of any goods which are subject matter of arbitration agreement। हो सकता है कि डिस्प्यूट दो पार्टीज में हो रहा किसी टायर को लेकर, लेट्स से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरी कंपनी है जो उसको टायर्स प्रोवाइड करती है। नाउ इट एसेंशियली नोज कि जो कंपनी ए है जो टायर्स प्रोवाइड कर रही है उसने अग्रीमेंट कर लिया है किसी और पार्टी से फॉर प्रोवाइडिंग 1 लाख टायर्स, ड्यू टू विच जो पार्टी बी है जो कार बना रही है उसको टायर्स नहीं मिल पाएंगे टाइम से। तो वो चाहती है कि ये जो टायर्स है इनको अभी साइड में रखा जाए, अभी इनको प्रिजर्व किया जाए ताकि जैसे ही डिसीजन आए तो इन हैंड डिलीवरी हो जाए टायर्स की, ये सेल ऑफ ना हो जाए उस टाइम तक। तो इट वांट्स की प्रिजर्वेशन और जो डिस्प्यूट चल रहा है उस चीज को लेकर, राइट। तो यहाँ पर इंटरिम अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है पार्टी बी। सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, हो सकता है टायर्स को लेके नहीं, टायर्स खरीद लिए गए हैं, अब जो पार्टी बी है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है पार्टी ए को। तो यहाँ पर पार्टी ए को पता है कि नाउ दिस पार्टी बी इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि इसके बाद मेरे पैसे डूब जाए। तो इट वांट्स कि ये जो पैसे है इनको सेट असाइड करवाया जाए, इनको सेफली रखा जाए अंटिल द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड। तो यहाँ पर इस टाइप की डिस्प्यूट्स में सिक्योर किया जा सकता है अमाउंट। अगर लग रहा है कि ये पैसे जो है ये एसेंशियली आफ्टर 2 months, आफ्टर 6 months और 12 months जब ये डिस्प्यूट का डिसीजन आएगा तब ये बोल देंगे कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, ये पार्टी ऐसा कर सकती है। तो वहां पर दे कैन सिक्योर द अमाउंट इन डिस्प्यूट। द थर्ड थिंग इज द डिटेंशन, preservation or inspection of any property or thing which is subject matter of dispute in arbitration। जिस भी चीज पर आर्बिट्रेशन चल रहा है, जिस भी मैटर पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको भी आप डिटेन करवा के रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, इंस्पेक्शन करवा सकते हो उस चीज का, राइट। द फोर्थ ऑप्शन इज इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है, कोई भी लेट्स से टायर्स आप प्रिजर्व करवा रहे हो, कहाँ रखवाओगे, किसके पास रखवाओगे? तो आप एक रिसीवर अपॉइंट करवाना चाहते हो कि अभी ही विल कीप दीज टायर्स सेफली और बाद में जो भी डिसीजन आएगा हम उसको कमिट करेंगे, हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो रिसीवर का अपॉइंटमेंट हो या कोई और इंटरिम इंजंक्शन, वट एवर द कोर्ट डीम्स फिट। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात किसी कर रहा है इंटरिम मेजर्स की जो कोर्ट से सीख किए जा सकते हैं विच इज गिवन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। एक बार जाके सेक्शन पढ़ लेना। अब आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो सेक्शन 9 जो है, जो अभी मैंने आपको बोला था कि देयर आर सर्टेन सेक्शन 9, 11, 17, 34
essentially these sections जहां पर and also 32 जहां पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर। तो वन ऑफ सच सेक्शंस इज सेक्शन 9 जो कि इंटरिम अवार्ड की बात करता है और बताता है कि इंटरिम अवार्ड किन किन कंडीशंस में दिया जा सकता है। तो पीछे जो हमने पढ़े वो सारे ग्राउंड्स पे इंटरिम अवार्ड दिया जा सकता है एंड देयरफॉर द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज ऑल द फोर आर करेक्ट। Now the next question is, in which of the following cases the Supreme Court distinguished arbitration from an expert determination? दो अलग अलग प्रोसेस है, एक एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन और आर्बिट्रेशन में क्या अंतर है और क्या कहाँ पर दी गई है प्रोसीडिंग। कमेंट करो नीचे अगर पता है तो, अगर नहीं पता है गो गूगल इट एंड देन कम बैक एंड देन कमेंट बिलो। देख कर करोगे ऑफ कोर्स, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रह जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन पर कि कहाँ पर दिया गया था कि आर्बिट्रेशन और जो एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो सेम नहीं होती हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्सपर्ट प्रोसीडिंग जो होती है वहां पर एक स्पेसिफिक फील्ड से आप स्पेसिफिक इंसान को उठा के ला रहे हो टू डिसाइड अ डिस्प्यूट जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है एक फील्ड से। लेट्स से फॉरेंसिक्स का कोई डिस्प्यूट है, तो आप क्या फॉरेंसिक्स डिस्प्यूट के लिए विल यू गो टू अ लॉयर और विल यू गो टू समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन फॉरेंसिक्स? डेफिनेटली यूल चूज ऑप्शन बी, फॉरेंसिक्स के किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे और अगर उस चीज से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो यू विल आस्क दैट पर्सन फॉर हिज और हर ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाते हो, यू कैन अपॉइंट एन एक्सपर्ट ऑल्सो। उसमें हो सकता है आपने ये लिखा हो कि आर्बिट्रेटर जो हम अपॉइंट करेंगे दैट मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन हिज और हर फील्ड या इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट दैट वी हैव। हाउएवर इसमें और एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन में डिफरेंस ये है कि जो आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रल अवार्ड देता है, इसका पूरा स्पेसिफिक एक्ट है। ऑन दी अदर हैंड एक्सपर्ट को मेयरली एविडेंस एक्ट में भी जहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहां पर यू कॉल दैट पर्सन फॉर ओपिनियन। तो यहाँ पर एसेंशियली वन ऑफ द मेजर डिफरेंस दैट यू विल नोटिस इज एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का इशू आ जाता है, ये जो डिसीजन दे रहा है दिस इज एंटायरली इक्वल टू अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जो आर्बिट्रल अवार्ड है सिमिलर हो जाता है जजमेंट से, हाउएवर एक्सपर्ट ओपिनियन में ऐसा नहीं होता है। So that is one major difference. Now coming to the question, तो आंसर ए है के मोदी वर्सेस के एन मोदी। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि हाउ एन एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन आर्बिट्रल अवार्ड, कैसे अलग है। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट द क्लॉज डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन क्लॉज बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स बीइंग रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर। मतलब यहाँ पर जो डिस्प्यूट चल रहा था ना उसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया गया था कि जो डिस्प्यूट है वो रेफर किया जाएगा टू द आर्बिट्रेटर और द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। द कोर्ट मेंशन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच वुड हेल्प ascertain whether the parties agreed for arbitration or not। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बताया, चलिए ठीक है आर्बिट्रेशन टर्म का यूज नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पर एसेंशियली द पार्टीज वांट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, हाउएवर दे डोंट यूज द टर्म आर्बिट्रेशन। तो वहां पर कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जो इंटेंट है पार्टीज की वो एसेंशियली इज टू गो फॉर आर्बिट्रेशन? उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इन गाइडलाइंस के थ्रू यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द पार्टीज अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है दैट दे आर गोइंग टू गो फॉर arbitration. Following those guidelines, it was concluded that this decision does not constitute an arbitral award. यहाँ तो बोल दिया था इस केस में कि ये जो आपने जो भी अग्रीमेंट किया है is not an arbitral award, ये merely expert opinion, expert determination है। It was also declared that civil suit was an abuse of process since the same issue was being addressed through two different proceedings. क्या आप आर्बिट्रेशन भी करवा रहे हो और आप मतलब वॉट एवर यू क्लेमिंग टू बी आर्बिट्रेशन वो भी चल रहा है साइड बाय साइड, सिविल प्रोसीडिंग्स भी चल रही है, तो दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ। हाउएवर द काउंसिल ऑफ अपीलेंट मेंशन्ड दैट सिंस memorandum of understanding did not have any arbitration clause and the decision does not constitute arbitral award, they were allowed to file a suit challenging the decision of IFCI. The court partially accepted these arguments and declared a civil suit as not being abusive of the court process except for the reliefs which were sought similar to arbitration petition. क्या यहाँ पर बोला जा रहा है इतने बड़े पैराग्राफ में? बहुत सिंपल सी चीज बोली गई है कि आप सिविल सूट भी चला रहे हो, आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी चला रहे हो, दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। एसेंशियली दो प्रोसीडिंग्स एक साथ नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर जो अपीलेंट था उसने बोला
कि जो पहले हमारी प्रोसीडिंग्स हुई थी वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स थी ही नहीं, एंड बिकॉज दे वर नॉट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, देयरफॉर कमिंग टू द कोर्ट एंड आस्किंग फॉर अ रिलीफ डज नॉट एसेंशियली मीन कि दो दो प्रोसीडिंग्स की जा रही है सेम डिस्प्यूट पे, विच द कोर्ट अग्रीड टू। तो बस डिफरेंस ये, और यहीं पर फिर कोर्ट ने बताया था कि क्या होती है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन क्या होता है, और एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन का डिफरेंस क्या होता है। In an arbitration with a sole arbitrator, if the parties fail to agree on the arbitrator within dash number of days from the receipt of the request by one party from the other, to so agree, the appointment shall be made upon request of the party by the Chief Justice or any person or institute designated by him. कितने दिन के अंदर? तो सिंपल सी बात है, और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को बोला कि देयर इज अ डिस्प्यूट, आई एम हैविंग सम इश्यूज, लेट्स रिजॉल्व दिस थ्रू आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। पार्टी बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं है रिगार्डिंग द आर्बिट्रेटर, दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों एसेंशियली कैन नॉट रीच टू वन सिंगल नेम। अगर सोल आर्बिट्रेटर रखा है या तीन नाम है तो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे किस किस को आर्बिट्रेटर रखना है। तो यहाँ पर कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 30 डेज का टाइम दिया जाता है टू बोथ दी पार्टीज। अगर फिर पार्टी बी नहीं अग्री कर रही है तो पार्टी ए और पार्टी बी, ईदर ऑफ द पार्टीज, मतलब जो भी पार्टी अग्री नहीं कर रही है वो पार्टी या जो पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, ईदर ऑफ द पार्टीज हु आर अ पार्टी टू द, दिस हैज गॉटन अ लिटिल मोर पार्टी पार्टी पार्टी, तो सॉरी बट बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड। कोई भी पार्टी है जो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में है, दैट पार्टी कैन एसेंशियली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये डिस्प्यूट डोमेस्टिक नेचर का है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। अगर ये फॉरेन अवार्ड है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग कि आप इस डिस्प्यूट में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कीजिए। अब हाई कोर्ट क्या करता है, खुद बैठ के जनरली ये लोग आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके नहीं देते हैं, ये इंस्टीट्यूट्स को क्रेडिट करके रखते हैं और फिर ये आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं उस इंस्टीट्यूट के पास, या आपकी फाइल को भेज देते हैं, आपकी एप्लीकेशन को भेज देते हैं उस इंस्टीट्यूट के पास, और इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि ये डिस्प्यूट है, यहाँ पर प्लीज डिटरमाइन एन आर्बिट्रेटर फॉर दीज पार्टीज। ठीक है, तो ये कहाँ पर दिया है? सेक्शन 11 स्टेट दैट इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर in subsection 3 applies and the party fails to appoint an arbitrator within 30 days, request जब से की है तब से, to the other party, the appointed arbitrator failed to agree on the third arbitrator within 30 days। दो कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है आपने सोल आर्बिट्रेटर रखा हो तो आप दोनों सोल आर्बिट्रेटर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है 3 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखे, एक नाम आप दोगे, एक नाम द अदर पार्टी विल गिव, और वो दो जो आर्बिट्रेटर्स है फिर वो डिसाइड करेंगे तीसरा आर्बिट्रेटर, बट वो दोनों आर्बिट्रेटर्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो कंसेंसस नहीं आ रही है इन रिगार्ड्स टू द आर्बिट्रेटर, तो यहाँ पर यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट रिक्वेस्टिंग ये प्लीज हमें आर्बिट्रेटर प्रोवाइड कीजिए। Now the next question, the mandate of an arbitrator shall terminate। कब terminate हो जाता है ऑफिस ऑफ आर्बिट्रेटर? The arbitrator once appointed cannot be terminated। ऐसा नहीं है, अगर impartial नहीं है आर्बिट्रेटर, अगर उसकी इंडिपेंडेंस को लेके कोई क्वेश्चन रेज किया गया है, इन दैट केस ही कैन बी टर्मिनेटेड। कुछ अदर सर्कमस्टांसेस हैं, हो सकता है खुद रिजाइन कर दे वो ऑफिस से, या वो अभी साउंड माइंड में ही नहीं रह जाए प्रोसीडिंग्स के बीच में, इन दैट केस ऑल्सो क्या वो आप एसेंशियली बिकॉज यू अपॉइंटेड दैट पर्सन, कैन यू बी फोर्स्ड कि अब आप अपनी प्रोसीडिंग इससे ही करवाइए, बिकॉज एक बार आपने अपॉइंट कर लिया तो नाउ फॉर द एंटायर प्रोसीडिंग्स यू विल हैव टू हैव दिस पर्सन एज द आर्बिट्रेटर। तो नाउ दिस इज नॉट रीजनेबल, राइट। तो इन सच सर्कमस्टांसेस जैसे कि अनसाउंड माइंड हो गया इंसान, द पर्सन पासिस अवे, या हो सकता है ऑफिस से रिजाइन कर दे, या उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस है जहां पर वो आर्बिट्रेटर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो टर्मिनेट तो होता है ना आर्बिट्रेटर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दैट ही कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। सेकेंड ऑप्शन इज द आर्बिट्रेटर वंस अपॉइंटेड कैन बी टर्मिनेटेड। अपॉइंट एक बार हो गया है तो टर्मिनेट तो कर सकते हैं, where he withdraws from office for any reason। So the answer should be D, B and C are correct।
under section 14 subclause 1A of the arbitrator's mandate may be terminated if they fail to act without undue delay, and substitute arbitrator should be appointed in case of termination. बहुत सिंपल है कि अगर आर्बिट्रेटर को 6 महीने का टाइम दिया गया, अगर आपने डिसाइड किया अग्रीमेंट में कि अगर हम आर्बिट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो दैट डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 6 मंथ्स, बट वो आर्बिट्रेटर बार बार उस केस को, उस डिस्प्यूट को टालता जा रहा है, is not resolving the dispute. In that case, definitely you can replace that arbitrator. आप उसकी services terminate कर सकते हैं. So this option has been given along with the grounds that I have mentioned. वो भी grounds हैं जहां पर आप एक arbitrator को terminate कर सकते हैं. Now next question. An application for setting aside may not be made dash have elapsed from the date on which party making application has received the arbitral award. तो कितना टाइम दिया गया है टू चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड? आंसर इज 3 मंथ्स. बिफोर 1 मंथ नहीं होता है. आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने मतलब पहले 3 महीने आप अवार्ड को लेके बैठे रहे, देखते रहे इसमें ये गलतियां हैं या मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ, फिर 3 महीने बाद उठ के आप जा रहे हैं नाउ आई फील लाइक चैलेंजिंग दिस अवार्ड. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस ऑल्सो रॉन्ग. आफ्टर 1 मंथ इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम लिमिट जो सेट की गई है टू चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड is 3 months under section 34. तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको ग्राउंड्स दिए गए टू चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड, तो यहीं पर टाइम लिमिट भी दी गई है that an application for setting aside may not be made after 3 months have elapsed. So essentially the question is, I think I've read the question गलत, एक बार फिर पढ़ लेते हैं. An application for setting aside may not be made, कब नहीं की जा सकती है. तो यहां से एक चीज सीख लेना कि टीचर से भी मिस्टेक हो सकती है. दूसरा, जब भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि मे बी जस्ट लाइक मी यू कुड एक्चुअली मार्क दिस एज द आंसर. हाउएवर द आंसर इज दिस, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा क्या गया था दैट कितने टाइम बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते. तो आफ्टर 3 मंथ्स नहीं कर सकते आप चैलेंज, बिकॉज एसेंशियली आई टोल्ड यू कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको चैलेंज करना होता है. तो आफ्टर 3 months यू कैन नॉट चैलेंज दी आर्बिट्रल अवार्ड. सिंपल. तो यहाँ पर भी यही बोला गया है दैट 3 महीने के बाद आप आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चैप्टर्स 1 पार्ट, ये चैप्टर होना चाहिए, चैप्टर 1 पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील विद द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स मेड अंडर. तो पार्ट 2, जैसे एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 बात करता है फॉरेन अवार्ड्स के बारे में. यहाँ पर 2 बाइफर्केशन है पार्ट 2 में भी, मतलब चैप्टर 2 है और इसके भी 2 पार्ट्स है, 1 एंड 2. 1 जो है वो बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बारे में और जो 2 है वो बात करता है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में. तो यहाँ पर जो भी अवार्ड्स न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंडर बनते हैं उनको कैसे एनफोर्स करना है, कैसे चैलेंज करना है, दैट गोज अंडर चैप्टर 2 पार्ट 1. जो भी जेनेवा कन्वेंशन के अंडर में अवार्ड्स दिए गए हैं फॉरेन अवार्ड्स, दैट आर एनफोर्स, चैलेंज एक्सेट्रा अंडर चैप्टर 2 पार्ट 2. तो द आंसर शुड बी सी. सिंपल है. चैप्टर 2 पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील विद the enforcement of certain foreign awards made under the Geneva Convention. समझ आ गया. यहाँ पर एक और चीज, एसेंशियली रिमेंबर कि जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट कन्वेंशन है ऑन आर्बिट्रेशन and similarly the Geneva Convention. अब there are some countries who are a part to the Geneva Convention and there are some countries who are a part to the New York Convention. इंडिया जो है वो पार्ट है दोनों कन्वेंशंस का. तो पार्ट 2 में लिखा ये गया है कि जितनी भी कंट्रीज जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की पार्ट है सिमिलर टू इंडिया, उन सारी कंट्रीज में जितने भी फॉरेन अवार्ड्स बनेंगे वो इंडिया एनफोर्स करेगी. क्योंकि एसेंशियली इफ यू लुक एट आर्बिट्रेशन, इसकी पावर कहाँ से ड्रॉ करता है? एनफोर्समेंट, 2 पार्टीज हैं, दोनों का डिस्प्यूट हुआ, नाउ दे गो बैक ऑन देयर टर्म्स. जो भी पार्टी हारी है अगर वो मना कर देती है कि मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा आर्बिट्रेशन अवार्ड, लेट्स से 2 बिजनेस है, एक इंडिया में है एक यूएस में है. अब इंडियन पार्टी जीत जाती है, यूएस पार्टी जो है वो हार गई है.
तो यहाँ पर हाउ विल यू इंश्योर कि यूएस में जो ये 10 लाख का केस है कि 10 लाख रुपए आप यूएस से निकलवा के ला सकते हो, कैन यू इंश्योर? अगर कोई पावर ही नहीं दी गई है तो नाउ हियर बिकॉज यूएस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, इसीलिए बोथ द कंट्रीज आर नाउ बाउंड टू इंश्योर कि ये एनफोर्समेंट करवाया जाए ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो ये हो जाता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन। दूसरा सिमिलरली जिनेवा कन्वेंशन के भी कुछ कंट्रीज हैं जो पार्ट है, इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द जिनेवा कन्वेंशन एंड देयरफॉर जिनेवा कन्वेंशन की जो पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जितनी भी कंट्रीज है, दे हैव एसेंशियली साइंड अ मैंडेट कि हम इंश्योर करेंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड जो कि दूसरी कंट्रीज में हु आर अ पार्टी टू द सेम कन्वेंशन आर, उनके अंडर में जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो रहा है वो हमारी कंट्री में एनफोर्स हो। तो एनफोर्सेबिलिटी इंश्योर करने के लिए दोनों कन्वेंशन बहुत एसेंशियल है। और इंडिया में जो पार्ट है जेनेवा और न्यूयॉर्क कन्वेंशन का, दैट एसेंशियली टॉक्स अबाउट इंश्योरिंग कि ऐसे फॉरेन अवार्ड्स जो बाहर किए गए हैं और इंडिया में एनफोर्स हो रहे हैं, या जिनमें इंडियन पार्टीज हैं जिनके अवार्ड्स बाहर एनफोर्स हो रहे हैं, ये सारे अवार्ड्स के ऊपर ये प्रोविजंस लगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसिलिएटर इज नॉट बाउंड बाय। कंसिलिएटर जो है, जो कंसेप्ट है अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, उसमें कंसिलिएटर किन एक्ट से बाउंड नहीं है? तो क्या सीआरपीसी से बाउंड है? नहीं। सीपीसी से बाउंड है? नहीं आया एक्चुअली, इससे है। सीपीसी से बाउंड है? नहीं है। एविडेंस से बाउंड है? नहीं है। सीआरपीसी से बाउंड है, ये याद रखना। बट सीपीसी, सीपीसी और एविडेंस से बाउंड नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कंसीलिएटर इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है, आंसर बन जाता है डी। द कंसीलिएटर इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 and the Indian Evidence Act 1872 under the Arbitration and Conciliation Act 1996. Now, who can amend fourth schedule as provided in the Arbitration and Conciliation Act 1996? सबसे पहले समझो फोर्थ शेड्यूल बात क्या करता है। फोर्थ शेड्यूल एसेंशियली एक लिस्ट है जहां पर कुछ मॉनेटरी टर्म्स में फीस फिक्स की गई है। कितनी? अगर लेट्स से द अमाउंट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अंटिल 4 लाख रुपीज, तो वहाँ पे 50,000 तक आप फीस दे सकते हो एक्सेट्रा। तो बेसिकली इट इज अ मॉडल लिस्ट जो इंश्योर करता है दैट हाउ मच फीस essentially must be given to the arbitrator, या generally if the parties themselves do not decide कि कितना फीस रहेगा, तो वहां पे they can refer to the arbitration conciliation act schedule 4। अब ये शेड्यूल 4 बनाता कौन है, किसके पास पावर है, कौन चेंजेस ला सकता है इन सारे फीस स्ट्रक्चर में? तो ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। आर्बिट्रेटर तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, इट इज स्टैट्यूट। बहुत सिंपल सी बात है कि स्टैट्यूट में चेंजेस या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो ये नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो हियर a change can be brought by the central government. Section 11A of the Act states that if central government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, by notification in the official gazette, amend the fourth schedule, and thereupon the fourth schedule shall be deemed to have been amended accordingly. सिंपल सी बात है। सेक्शन 11A याद रख लेना, यहाँ पर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो शेड्यूल 4 जो है उसको अमेंड कर सकता है। नाउ अनसिट्राल मॉडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, बिकॉज एसेंशियली इंडिया का ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 186 कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है इस कन्वेंशन को। ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जहां पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन लॉ है, उनका मॉडल लॉ जो है, उनके जो एक कह सकते हैं टेम्पलेट है फॉर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन लॉज अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ से ही major number of provisions have been picked up for the statutes that are there on arbitration and conciliation around the world. इसका फुल फॉर्म क्या है? The full form is UN का तो सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। कमिटी नहीं है, नेशनल ट्रेड लॉ नहीं है, इंडियन ट्रेड लॉ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से सिंपल थे, ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे पेपर में कि I mean, if you see, यहाँ पर तो NTL है, तो यहाँ तो इट इज नॉट इवन जस्टिफाइंग द एब्रिवेशन। समझ गए? तो इतनी इजी आंसर्स ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो ये तो याद कर लेना
व्हाट डज अनसेट्राल स्टैंड फॉर? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। Now, Section 37, subclause 3 prohibits making a second appeal from an order passed in appeal under Section 34, subclause 1 and 2 of the Act. अपील की पावर दी गई है क्योंकि जो arbitral award है that is final in nature, that can be definitely ensured, but there are certain grounds जहां पर आप अपील फाइल कर सकते हो। तो जो आप अपील फाइल कर रहे हो वो पावर कहाँ से आ रही है? पहले तो नोट दिस डाउन कि सेक्शन 37 में पावर दी गई है टू फाइल एन अपील। अब ये फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं हो सकती है। तो प्रोहिबिशन किया गया है ऑन सेकंड अपील, कहां पर से? बट द राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ओपन। तो ऑल्दो सेकंड अपील आप नहीं कर सकते हो अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, बट हमेशा आपके लिए गेट ओपन रहता है टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन अपील। तो आंसर तो ये हो जाता है। फिर भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बट द राइट टू रिवीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ओपन। रिवीजन की बात नहीं है यहाँ पर। द right to appeal to the high court is always open? No. The right to revision before the high court is always open? No. The answer is the right to appeal to the Supreme Court is always open. भले ही सेकंड अपील बार्ड है, उसके बाद भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्टिंग फॉर एन अपील, फॉर अ सेकंड अपील। तो दैट ऑप्शन अंडर सेक्शन 37। याद रखना किसके पास पावर है? सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 grants narrower scope to the appellant court to review the findings in an arbitral award if it has already been upheld or substantially upheld under section 34। ये पहले तो आप गए सेक्शन 34 में, मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे दिए गए ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज कि आप कब चैलेंज कर सकते हैं या चैलेंजिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो यहाँ पे ग्राउंड्स भी दिए गए, टाइमलाइन भी दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप सेक्शन 34 में गए, आपने अवार्ड को चैलेंज किया, अब वो अवार्ड फिर भी अपहेल्ड हो गया, फिर आप फिर से अपील कर रहे हो, दिस इज एसेंशियली वेस्टिंग द टाइम एंड एफर्ट्स नॉट जस्ट ऑफ द कोर्ट बट ऑल्सो ऑफ द पार्टी जो कि ऑल्टरनेटिवली गया है आर्बिट्रेशन के लिए। तो आपको कोर्ट के पास जाना ही था, तो आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की ही क्यों? बहुत सिंपल सी बात है ना कि आर्बिट्रेशन चूज किया था ताकि हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं जाना पड़े। नाउ यू चैलेंजिंग दैट अवार्ड अगेन एंड अगेन। पहले आपने सेक्शन 34 में किया चैलेंज, फिर भी आप होल्ड दिया, हो गया, उसके बाद अब आप आ रहे हैं वापस से अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट के पास। तो दिस राइट कैन नॉट बी गिवन। इसीलिए यहाँ पर ये राइट ऑल तो दे नहीं सकते, बट अगर बहुत मेजर फ्लॉ है तो इन दैट केस ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि एसेंशियली सारे दरवाजे आपके लिए बंद नहीं है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हैं अगर सेक्शन 34 में अपील किया और वो अपहोल्ड हो गई है। लेकिन ये क्यों किया गया है? सिंपल सी बात है, हर इंसान उठ के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। तो जब बहुत ग्रेव एरर होगा जिसको 34 के अंडर भी रिजॉल्व नहीं किया गया है, तभी आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑप्शन हटा दिया है, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन रखा गया है ताकि the party is not denied justice. However, the party is also not given the option of taking an advantage या abusing the law essentially. Which of the following methods fall under ADR? ADR में क्या क्या आता है? लेजिस्लेशन आता है क्या? नहीं आता है। मीडिएशन आता है, लेजिस्लेशन वापस नहीं आता है, ऑप्शन हट जाता है। आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलिएशन आता है, मीडिएशन आता है, नेगोशिएशन आता है। नेगोशिएशन आता है और लेजिस्लेशन आता है, नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सिंपल है, ये मैकेनिज्म 4 ही आते हैं, इजी टू रिमेम्बर है और चारों में डिफरेंस है, समझना बहुत ईजी है। आर्बिट्रेशन एसेंशियली द अवार्ड दैट इज गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज एन आर्बिट्रल अवार्ड। अब आप बोलोगे मीडिएटर जो दे रहा है वो मीडिएशन के थ्रू आएगा और जो कंसिलिएशन दे रहा है वो कंसिलिएशन अवार्ड नहीं होगा। ये डिफरेंस मैं आपको नहीं बता रही हूँ। हाउएवर जो आर्बिट्रेटर है इसका अवार्ड इज बाउंडिंग, इट इज फाइनल इन नेचर, इट इज एनफोर्सेबल इन नेचर। हाउएवर मीडिएशन में क्या होता है कि दो पार्टीज को बिठा दिया जाता है, साथ में एक मीडिएटर को बिठा लाए। अब मीडिएटर आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं देगा, वो बस हेल्प करेगा, एड करेगा, एज ए थर्ड पार्टी एक्ट करेगा कि आप एक डिसीजन पे अराइव कर पाओ। दोनों पार्टीज मिलकर ही एक डिसीजन पर आती है, बस एक एड दी जाती है थ्रू द मीडिएटर। तो यहाँ पर मीडिएटर कोई अवार्ड नहीं दे रहा है, ऑल्दो द आर्बिट्रेटर इज गिविंग एन अवार्ड। यहाँ पर आर्बिट्रेटर डिसीजन लेता है
और वो डिसीजन बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन नेचर होता है। However, this is not the case with mediation. Similarly, negotiation में दोनों पार्टीज ही आपस में बैठकर दे नेगोशिएट द टर्म्स, बस एक बेयर मिनिमल प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी होती है इन तीनों प्रोसेसेस में, जहां पर essentially the third party aids in reaching to an agreement. Here, the arbitrator himself or herself gives the award. तो ये कोर्ट के डिसीजन की तरह हो जाता है। Alternate dispute resolution ADR refers to different ways people can resolve a dispute without a trial. ADR शब्द यूज हो रहा है, alternative word is being used here. तो alternative किसका है? लिटिगेशन का, कोर्ट्स का, राइट? तो ये ऑल्टरनेट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवाना है बट नॉट थ्रू लिटिगेशन, सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं एडीआर, राइट? Various alternate dispute resolution mechanisms can be classified as arbitration, conciliation, mediation, judicial settlement, inclusive of लोक अदालत and negotiation. बहुत सिंपल है, सीपीसी में भी दिए गए हैं ये प्रोसीजर्स, अगर वहां से देखने हो तो एक बार वहां से जाके देख लेना। Now, given below are two statements. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दे दिया है, लीगल असर्शन और रीजनिंग। तो अगर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यूज ही नहीं आते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसको भी समझ लेना कि कैसे अप्रोच करना है लीगल असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ओनली। हाउएवर वी विल आल्सो हैव अ वीडियो वेयरइन वी डिस्कस कि कैसे आप एग्जैक्टली लीगल असर्शन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो। तो वो वीडियो तो आएगा ही, बट अभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस इन हैंड है तो यहाँ से भी समझ लो कि कैसे आपको आंसर करना चाहिए लीगल असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैन हैव इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, नहीं हो सकता है, तो स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। Statement 2. An arbitral award refers to the final award and does not include interim award. तो अगर आप जाके डेफिनेशन पढ़ोगे ना आर्बिट्रल अवार्ड के अंडर सेक्शन 2, तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट इट इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड्स। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाता है दूसरा भी गलत, राइट? आंसर क्या होगा हमारा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये सही है। तो बहुत सिंपल था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ गिवन स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सेक्शन 10 जो कि हमने डिस्कस किया था इवन नंबर के रिगार्ड्स पे, वही सेम चीज यहाँ लिखी गई है। ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। It states that the parties are free to determine the number of arbitrators provided such number shall not be even. As per यहाँ पर ये सेकंड रीजनिंग मतलब स्टेटमेंट 2 को समझाया गया है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पहले ही कि सेक्शन 10 बताता है आप इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो ये भी मैंने आपको समझाया था। तो एसेंशियली द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नाउ अंडर सेक्शन 2(1) सब क्लॉज सी आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड्स, ये भी डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग, हेंस द आंसर विल बी बी। नाउ the next question, statement 1, an application for setting aside an arbitration award has to be filed within 30 days. दूसरा स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट बी, सेक्शन 32 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्या बोला जा रहा है? थर्ड है, both the statements are correct. अब वापस जाते हैं एक बार। An application for setting aside arbitration awards has to be filed within 30 days. तो ये भी मैम हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है that an application जहां पर आपको सेट असाइड करवाना है वो दिया गया है कहां पर? सेक्शन 34 में। नंबर ऑफ डेज भी फिक्स किए गए हैं। तो वहां पर essentially what you are trying to say is कि 30 दिन के अंदर, बट अभी हमने क्या पढ़ा था? बिना देखे बिना वापस जाए कमेंट करो नीचे। 3 महीने पढ़ा था कि 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास टू चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड। 30 दिन का नहीं तो स्टेटमेंट 1 हो जाता है गलत। अब आता है सेक्शन 32 डील्स विद आर्बिट्रल अवार्ड। क्या डील करता है ये?
नहीं। क्यों डील नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर एसेंशियली बात की गई है जो वो अपील्स के रिगार्ड्स में की गई है, और यहाँ पर बात नहीं की गई है इन रिगार्ड्स टू आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत, और इसीलिए आंसर क्या है? वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सिंपल। सेक्शन 32 and that's the explanation that I've just explained. Penalty light interest can be awarded under Arbitration Act. सबसे पहले समझो ये इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये इंटरेस्ट का मतलब है कि लेट्स से 1 लाख रुपए के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब इस जो अमाउंट है 1 लाख, अगर इस पे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है तो क्या कोई फायदा है इस डिस्प्यूट का? मतलब ये तो आप बैंक में भी जमा करते पैसे, तब भी कुछ तो इंटरेस्ट मिलता आपको। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि अगर कोई डिस्प्यूट है और वो जिस दिन अराइज हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन तक जिस दिन अराइज हुआ है से लेकर जिस दिन अवार्ड आया है उस दिन तक लेट से 12 महीने हो गए। इन 12 महीने में अगर ये पैसे बैंक के पास रखे होते तो कुछ तो इंटरेस्ट मिलता आपको, बट बिकॉज ये डिस्प्यूट में था आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? द कोर्ट डज नॉट बिलीव, द स्टैट्यूट डज नॉट बिलीव एंड द आर्बिट्रेटर शुड आल्सो नॉट बिलीव दैट दिस इज रीजनेबल। तो यहाँ पे स्टैट्यूट में ही ये लिमिट फिक्स कर दी गई है कि मिनिमम 6% जो है वो मिलेगा। हाउएवर अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है पार्टीज के कि कितना मिलना चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी, बिकॉज पार्टी ऑटोनॉमी को सबसे ज्यादा पावर दी गई है अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, तो प्रायोरिटी हम किसे देंगे कि जो भी अग्रीमेंट में लिखा है उस परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। राइट नाउ सेक्शन 31 subsection 7 and subclause A of the Arbitration Act states that when an agreement between the parties does not prohibit a grant of interest and where the parties claim interest in the dispute referred to an arbitrator, then the arbitrator does have the power to award interest pendent light. This signifies that pendent light interest can be awarded on the basis of agreement between parties. सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, दैट इज डज नॉट प्रोहिबिट, ये बोला गया है लॉ में। तो अगर अग्रीमेंट है, साइलेंट है और उसमें इंटरेस्ट की कोई बात की नहीं गई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली द पार्टी कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट। तो कब नहीं दिया जाएगा? अगर एक्सप्लिसिटली लिखा गया एग्रीमेंट में कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा ऑन द डिस्प्यूटेड अमाउंट, ओनली एंड ओनली देन यू कैन डिनाई द राइट ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज आर्बिट्रेटर विल गिव यू एन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जितना भी आपने अग्रीमेंट में लिख रखा है उतना इंटरेस्ट यू विल गेट फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द डिस्प्यूट टिल द पासिंग ऑफ द अवार्ड, और ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज principle of accord and satisfaction applies to arbitration agreement, does not apply to valid agreement, applies when the parties are not related, applies to an agreement signed by a minor। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या होता है ये प्रिंसिपल? पहले तो लेट्स मार्क द आंसर बिकॉज इट इज ए। क्या आंसर है यहाँ पर? आराम से समझते एक बार, बहुत जल्दी बोल दिया मैंने। आंसर क्या होगा? अप्लाई करता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में। क्या है ये प्रिंसिपल? अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। आपने अग्रीमेंट बना लिया आर्बिट्रेशन का, अब बाद में डिस्प्यूट आया, अब आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो करंट प्रेजेंट सिचुएशन में, तो क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? अगर दोनों पार्टीज अग्री कर रही है दैट वी नीड टू चेंज अ सर्टेन थिंग, या कोई प्रोविजन ऐसा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, और दैट सम प्रोविजन मस्ट बी एडेड टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो क्या अब चेंज लाया जा सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। हो सकता है 3 साल पहले आपने अग्रीमेंट बनाया हो और डिस्प्यूट अब अराइज हो रहा है, तो अब के सर्कमस्टांसेस और तब के सर्कमस्टांसेस में बहुत डिफरेंस था। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन है वो बोलता है नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इफ बोथ द पार्टीज और द पार्टीज टू डिस्प्यूट अग्री करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कोई नए प्रोविजन ऐड करना, तो उस हिसाब का अग्रीमेंट इज वैलिड। तो ये सेम प्रिंसिपल आर्बिट्रेशन में भी आता है कि पार्टीज ने पहले डिसाइड किया होगा दैट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी 1, हाउएवर नाउ दैट द डिस्प्यूट इज अरिजन, तो पार्टीज को रियलाइज होता है दैट वी नीड टू चेंज द नंबर टू 3। दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं, तो क्या ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज
अग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि एक ही होगा, नहीं ना। तो द वेरी रीजनेबल अप्रोच इज दैट प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन. नाउ बोथ द parties have agreed and they are satisfied that we need the number of arbitrators to be 3. तो यहाँ पे अलाउ होगा कि arbitration agreement को चेंज किया जा सके. An accord and satisfaction is a legal agreement in which two parties settle a dispute by agreeing to newer terms. पुराने जो टर्म्स थे उनको चेंज करके आप नए टर्म्स ला रहे हो, तो दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन में कैसे अग्री हो जाएंगे यहाँ पर कि आप जो एसेंशियली टर्म्स है अग्रीमेंट के वो चेंज करना चाह रहे हो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के जो पहले के प्रोविजंस थे उनको चेंज करना चाह रहे हो और न्यू टर्म्स लाना चाह रहे हो. तो दिस इज अलाउड थ्रू द principle of accord and satisfaction. Understood? Now, the next question is, what is the maximum duration within which fast track arbitration must be completed? तो ये तो एक फैक्ट है, इसको याद कर लेना. 6 months का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, फिक्स किया गया है फॉर अ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्बिट्रेशन? तो यहाँ पर जनरली जो भी पार्टीज अग्री करती है टू द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, वो एसेंशियली ऑल्सो माइट अग्री कि कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होगी, जो भी होगा पेपर के रिटर्न सबमिशन के थ्रू ही होगा, और नंबर ऑफ हियरिंग्स भी मे बी फिक्स कर ले, लिमिटेड टू नंबर 3, ऐसा कुछ भी कर सकता है. So essentially it is done in a very fast track mode wherein no oral hearings are held. In that case, you can go for a fast track arbitration proceeding. Section 29B sub clause 4 states that the award under this section must be made within a period of 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर आपको अवार्ड देना है. Which one among the following is competent to decide objection on the mode of appointment of arbitrator? इनमें से कौन है जो आर्बिट्रेटर की कॉम्पिटेंसी के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? Arbitral tribunal, the competent court of jurisdiction, chief justice of concerned high court, contesting parties by appointing another arbitrator. तो essentially मैंने जो अभी आपको ग्राउंड्स बताए थे यहाँ पर कि जो कॉम्पिटेंसी है किसी भी आर्बिट्रेटर की, उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. किस तरीके से कर सकते हैं? यू माइट से कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है आर्बिट्रेटर, राइट, या इम्पार्शियल नहीं है, या उसका इंटरेस्ट है इस डिस्प्यूट में. हो सकता है जिस कंपनी का डिस्प्यूट चल रहा है उस कंपनी में ये एक डायरेक्टर है. तो ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो इन रिगार्ड्स टू द कॉम्पिटेंसी, कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है ये डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए. तो यहाँ पर कौन कर सकता है, किसके पास आप जा सकते हो? तो द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. हमने पढ़ा था जो भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं वहां पर आप किसके पास जाओगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर? हाई कोर्ट के पास. तो ऑब्वियसली अगर चैलेंज करना है इसकी कॉम्पिटेंसी, अगर चैलेंज करना है दैट दिस पर्सन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इन दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, तो किसके पास जाओगे आप? हाई कोर्ट के पास. Section 11(3)(a) of the Act states that the Supreme Court and High Court shall have the power to designate arbitral institutions from time to time which have been graded by the Council under Section 4(i) for the purposes of this Act. तो अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठ के नहीं आपके लिए आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे, ये एसेंशियली अक्रेडिट कर देते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को कि यू विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गिविंग एन आर्बिट्रेटर टू ए पर्सन, जिसकी भी एप्लीकेशन आएगी हमारे पास. तो प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट jurisdiction where no graded arbitral institutions are available, then the chief justice of the concerned high court may maintain a panel of arbitrators from discharging the functions and duties of arbitral institution, and any reference to the arbitrator shall be deemed to be arbitration institute for the purpose of this section, and the arbitrator appointment by a party shall be entitled to such fees at such rate as specified in the fourth schedule. ये बात की थी हमने, फीस दी गई है फोर्थ शेड्यूल में. और बहुत डोंट स्ट्रेस with the fact that I am reading this too soon, क्योंकि सब कुछ मैं explain करूंगी. I am just reading this once so that you can refer to the text when I am trying to explain. Provided further that the Chief Justice of the concerned High Court may from time to time review the panel of arbitrator. क्या हो सकता है? अब हाई कोर्ट के पास ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो ही ना जिसको इसे ये फंक्शन दे रखा है टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर या टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस ऑफ एन आर्बिट्रेटर. तो यहाँ पर क्या होगा, जो चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का वो कर सकता है. इसकी बजाय एक ऑल्टरनेटिव क्या दिया है
that you can maintain a panel of arbitrators जो कि अगर कोई चैलेंज आता है उसको डिसाइड कर सकते हैं, या कोई अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन आती है उसको डिसाइड कर सकते हैं. सो द ऑल्टरनेटिव दैट इज बीन गिवन टू द हाई कोर्ट इज दैट इन केस यू डू नॉट हैव एन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल या इंस्टीट्यूशन जहां पर आपके ये जो एप्लीकेशन आते हैं आप उन्हें भेज सकते हो, इन दैट केस मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स तो भी डिसाइड कर सकते हो ये सारे डिस्प्यूट्स. और किसको दी गई ये पावर? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. Now the next question is, which of the following section deals with the power of judicial authority to refer parties to arbitration? कौन सा सेक्शन है जहां पर कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो रेफर कर सकती है किसी भी पार्टी को फॉर आर्बिट्रेशन? तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेक्शन 54. रिमेंबर दिस, बहुत अच्छे से याद कर लो. जस्ट लाइक सेक्शन 34, यहाँ पर क्या बोला गया है? पार्ट 1 या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पार्ट 1 or the civil procedure 1908, a judicial authority on being seized of a dispute regarding the contract made between persons to whom section 53 applies and including arbitration agreement, whether referring to the present or future differences which is valid under the section capable of being carried into effect, shall refer to the parties on application of either of them or any person claiming through or under him to the decision of the arbitrators, and such reference shall not be prejudiced to the competence of the judicial authority in case the agreement or the arbitration cannot proceed becomes inoperative. क्या बोल रहा है ये बड़ा सा सेक्शन? ये सेक्शन बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो भी डिस्प्यूट्स सेक्शन 53 में मेंशन किए गए हैं, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है then that must not be confined or constrained from going into arbitration. तो कुछ भी लिखा हो पार्ट 1 में और कुछ भी लिखा हो सीपीसी में, रिगार्डलेस ऑफ दैट एक जुडिशियल अथॉरिटी रिकमेंड कर सकती है दैट सच पार्टी शुड गो फॉर आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दो एसेंशियल दिए गए हैं यहाँ पर. कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेक्शन 53 के अंडर हो, और एक अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज कि वो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट फ्यूचर में आता है, अभी आया है, वो रेफर करेंगे कहाँ? आर्बिट्रेशन में. तो दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. 53 जाकर एक बार देख लेना और उसको रिलेट कर लेना सेक्शन 50 तो 54 से, बहुत सिंपल हो जाएगा. अगर फिर भी टाइम नहीं बचता है तो जस्ट रिमेंबर सेक्शन 52 54 में पावर दी गई है जुडिशियल अथॉरिटी को कि वो एक डिस्प्यूट को भेज सकता है फॉर आर्बिट्रेशन विदाउट एक्चुअली थिंकिंग दैट सच इज कंस्ट्रेनिंग द पावर अंडर सीपीसी. समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाता है assertion का question and reasoning का question. The conciliation proceedings shall commence when the other party accepts in writing an invitation to conciliate. Reason क्या दिया? If the parties initiating conciliation does not receive a reply within 60 days from the date on which he sent the invitation or within such period of time as specified in the invitation, he may elect to treat such as a rejection of invitation to conciliate, and if he so elects, he shall inform in writing the other party accordingly. तो पहले जाते हैं assertion पर. कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कब शुरू होगी? जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी कंसिलिएशन का इन्विटेशन. कंसिलिएशन में बेसिकली हिंदी मतलब क्या उसका कि दो पार्टी साथ में बैठकर एक अपने डिस्प्यूट को आराम से रिजॉल्व कर ले रही है, कंसिलिएट कर रही है. राइट? बहुत सिंपल मीनिंग है, आसानी से समझ आ गया. नाउ अगर एक पार्टी तैयार ही नहीं है कंसिलिएट करने के लिए, क्या जबरदस्ती आप कंसिलिएशन कर सकते हो? आर्बिट्रेशन में तो आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो आर्बिट्रेटर दे रहा है, तो अगर एक पार्टी नहीं भी आती है एक्स पार्टी डिसीजन भी दिया जा सकता है. दैट इज द पावर दैट इज गिवन टू द आर्बिट्रेटर. हाउएवर क्या कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग से ऐसा हो सकता है? किसी के पास ये इतनी अथॉरिटेटिव पावर ही नहीं है कि वो एक आर्बिट्रल अवार्ड जैसा सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑर्डर या डिसीजन दे पाए. तो कैसे हो सकता है ये बाइंडिंग या एनफोर्सिबल? तो यहाँ पर क्या एसेंशियल हो जाता है कि दोनों पार्टीज आपस में ही डिसाइड कर ले कि हाँ ठीक है, हम ये डिस्प्यूट को एमिकेबली अपने अमंग्स ही रिजॉल्व कर लेंगे. तो दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट बहुत जरूरी है. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट कि दोनों पार्टीज इन रिटर्न, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इनविटेशन भेजा, दूसरी पार्टी ने इन रिटर्न
इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो कंसिलिएशन स्टार्ट हो सकता है, राइट? द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पढ़ा ये 30 डेज की लिमिट होती है, नॉट 60 डेज। ठीक है, क्या? इफ अ पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद इन 30 डेज होता है यहाँ पर। आपने इन्विटेशन भेजा कि मैं चाहता हूँ हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको हम कंसिलिएशन के थ्रू रिसॉल्व करें, और 30 दिन के अंडर अगर सामने वाली पार्टी रिप्लाई नहीं करती है, देन यू कैन डीम दिस टू बी अ रिजेक्शन, कि आपने मेरा जो इन्विटेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये माना जाएगा। लेकिन टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे? 60 डेज नहीं है, टाइम लिमिट इज 30 डेज। तो स्टेटमेंट जो असर्शन है वो सही है, रीजनिंग जो है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एक गलत है। ए एंड आर आर ट्रू, अगेन गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, राइट? तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? सी। आंसर इज सी। सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब कमेंस होंगी? जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी इनविटेशन टू कंसिलिएट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, तो हेंस ए इज टू, ए सही है, जैसा अभी डिस्कस किया। बट सेक्शन 62 सब क्लॉज 4 स्टेट्स दैट इफ द पार्टी जो कि कंसिलिएशन को इनिशिएट कर रहा है, अगर उसके पास रिप्लाई नहीं आता है विद इन वेयर इट इज, he may elect to treat such within 30 days। ये रहा। तो इसीलिए यहां पर जो दिया है 60 डेज का पीरियड नहीं बल्कि 30 डेज का होता है, तो रीजनिंग जो है वो गलत है। इसीलिए जो रीजनिंग है, द आंसर इज ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि नॉट जस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम जो कि अभी आने वाला है, बट फॉर योर क्लैट एग्जाम, एनी अदर बैंकिंग एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिगार्ड्स टू योर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो इसीलिए इवन इफ यू नॉट एबल टू स्टडी द सब्जेक्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस है इनके नोट्स बना लेना। इनके नोट्स नहीं बना सकते हो तो एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और जो भी सेक्शंस के अराउंड ये क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। तो इसीलिए अगर कुछ और नहीं पढ़ रहे हो इन स्टैट्यूट से, तो इन सेक्शंस को जाकर एक बार बेयर एक्ट से रीडिंग जरूर कर लेना। इवन दो यू डोंट नीड टू रियली पिक अप अ रेफरेंस बुक फॉर दिस सब्जेक्ट। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना नीचे, बिकॉज वी डू लुक एट द कमेंट्स और हम रिप्लाई भी करते हैं। अगर कुछ भी और वीडियो चाहिए देन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई दैट वी कम अप विद सच वीडियो। कोई सब्जेक्ट की वीडियो हो सकती है, कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो हो सकती है, कोई डाउट की वीडियो हो सकती है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू थिंक दैट वी कैन हेल्प यू विद, उसका नीचे कमेंट कर देना। तो हम वो कमेंट देख के वी विल ट्राई कि हम ऐसी वीडियो लेकर आए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।